मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद मैं 30 फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा और एट द एंड जो 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया थ्री इडियट्स, जिसकी मदद से मैं प्रॉमिस करता हूं वो तुम्हारा 30 सेकंड्स के अंदर लर्न हो जाएगा ऑल द 30 पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो जब तुमको ये क्वेश्चन आएगा, ये जो मार्क्स दिख रहा है ये पुराने 12th के पेपर्स में पूछा गया था, उस हिसाब से ये डाला गया है। नाउ जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले तो कितने मार्क का आएगा, दिस कैन कम फॉर फुल 8 to 10 मार्क्स, नहीं तो फिर शॉर्ट नोट 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है, या तो शॉर्ट नोट में या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बट इसका इक्वली चांसेस है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, जैसे कि सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप, वहां पे भी इसका रेलेवेंस है। अब जैसे ही एग्जाम में आता है, तुम ये चार्ट ड्रॉ करोगे जिसमें तुमको पता चलता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसका भाग है, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर क्या है, जहां पे इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में तुम लिखोगे एबीसीडी फॉर्म में, ठीक है ना। नाउ एबीसीडी फॉर्म क्योंकि तुम क्लियर कट डायमेंशन बता रहे हो। इंट्रोडक्शन में तुम क्लियर बता रहे हो कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ इंडिया में है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में तुमको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हिंदू लोग तो अमेरिका, कनाडा, लंदन ये सब जगह रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। बट याद रखो, ये जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक स्टेटस है, एक दर्जा है जो तुमको मिलता है। कैसे मिलता है ये सब मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं, पर ये वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ दी जैसे इनकम टैक्स में जो तुम सबमिट करते हो, तुम कंपनी हो क्या पार्टनर हो, उस प्रकार से एचयूएफ हो, ये इंडिया में ही है। नाउ जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो जैन, सिख, बुद्धिस्ट ये तीनों एचयूएफ फैमिली के पार्ट हो सकते हैं, बट नॉट मुस्लिम्स, नॉट क्रिश्चियंस, क्योंकि उनका अलग से लॉ बोर्ड है। अभी मैं मीनिंग में तुमको बताऊंगा कि एचयूएफ होता क्या है। पहले तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, एक बिजनेस है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, जो कुछ हिंदू मिलकर करते हैं। कुछ हिंदू, इट कैन बी जैन, सिख और बुद्धिस्ट ऑल्सो। बट तुम्हारे मन में अगेन एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग एचयूएफ के, हम लोग हिंदू है, हमारा एक फैमिली बिजनेस है, क्या हमको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड किस स्थिति में तुम्हारा जो बिजनेस है और तुम लोग जो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, क्या तुमको एचयूएफ का दर्जा मिलेगा? शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म ऑफ एचयूएफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको कई बार जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। अब मैं बता रहा हूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसको दर्जा प्राप्त होता है। पहले तो एक प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति, जो 4 जनरेशन से मूवमेंट चाहिए उसका, मतलब परदादा, दादा, पिताजी और सन। इफ ये प्रॉपर्टी चौथे जनरेशन तक पास हो रही, 1 2 3 4, तो द सन कैन फॉर्म एन एचयूएफ। तो एक संपत्ति चाहिए जो 4 पीढ़ी से डाउनवर्ड्स आनी चाहिए। तो 4th पीढ़ी जो है सन, इफ ही रिसीव्स द प्रॉपर्टी from the great grandfather, father or son, then he can form an HF. Otherwise तुम्हारा बिजनेस होगा, तुम हिंदू होंगे, फिर भी तुमको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस नहीं मिलेगा। तुम्हारा हिंदुत्व तो पूरा रहेगा, लेकिन जो स्टेटस है एचयूएफ का, ठीक है ना, वो नहीं मिलेगा। तुम पार्टनरशिप हो सकते हो या कोई और तुमको स्टेटस मिलेगा, बट एचयूएफ का स्टेटस नहीं। तो समझ में आया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस कब मिलता है? जब 4 जनरेशन से संपत्ति पास हो रही है, तो द 4th जनरेशन को एचयूएफ का स्टेटस मिलता है। करेक्ट डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फैमिली which consists of all persons linearly in line descended, मतलब जैसे परदादा दादा डिसेंड हुए डाउनवर्ड्स from a common ancestor मतलब पूर्वज, और includes their wives and unmarried daughters. Wives and unmarried daughters क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 1985 के पहले
जो लेडीज है, फीमेल्स है, वे नॉट अलाउड टू बी मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेडीज लोग हिंदू थे, सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउड था। 1985 के बाद कायदे में बदलाव हुआ। नाउ फीमेल कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, करेक्ट। अभी एक मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, जो तुम्हारा धर्म है, हिंदू, जैन, सिख या बुद्धिस्ट, उस धर्म को इस बिजनेस के साथ मर्ज मत करो, ठीक है ना। जो तुम्हारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एक बिजनेस का स्टेटस है, धर्म का स्टेटस नहीं है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो इफ यू आर अ हिंदू, तुम बिजनेस कर सकते हो, बट बिजनेस के तौर पर एचयूएफ का स्टेटस कैसे मिलना है वो अभी हम देखेंगे और उसके फीचर स्टडी करेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये तुम्हारा फीचर्स आ गया। नाउ जो डिस्टिंग्विश के 30 पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स तुम्हारे फीचर्स का भी रूप ले लेंगे, तो तुमको आसानी होगा एग्जाम में लिखना। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं तुम सिर्फ एचईएफ का जो कॉलम है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी में नहीं, क्योंकि बाकी अलग से वीडियोस बनाया जाएगा और फिर एक ऐसा वीडियो जिसमें पांचों के पांचों साथ में है वो बनाया जाएगा। अभी मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये मीनिंग तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली, जिसमें जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स भी हो सकते हैं, वो बिजनेस करते हैं। लेकिन उनको एचईएफ का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लगेगा, उनको एक प्रॉपर्टी जो 4th जनरेशन में आ रहा है, देन दे कैन फॉर्म एन एचईएफ फैमिली, ठीक है ना। वो फैमिली हिंदू का ही होगा, बट बिजनेस का एचईएफ स्टेटस प्राप्त करने के लिए ये प्रॉपर्टी जरूरी है। डेफिनेशन मैंने तुमको बोला है कि लर्न करना पड़ेगा। इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ, थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, वर्ड टू वर्ड रखना है, उसमें तुम चेंज नहीं कर पाओगे। अभी मेंबरशिप बड़े ध्यान से सुनना। एचईएफ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। लेकिन सपोजिटली एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स या 10 मेंबर्स हैं, उस फैमिली में एक हेड होगा जिसको कर्ता बोलते हैं। नॉर्मली इट इज द एल्डेस्ट मेल पर्सन इन द फैमिली। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो एक फैमिली में जो मेंबर्स है उसमें एक हेड होगा, उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। बाकी लोग को पार्टनर्स, PACOPARCENERS या को पार्टनर्स बोलते हैं, बाकी मेंबर्स को। इसमें फीमेल भी आएंगे। नाउ जो हेड है कर्ता, वो एल्डेस्ट मेल मेंबर होना चाहिए। लेकिन 2 साल पहले एक नॉर्थ इंडिया का केस था जिसमें एक फीमेल को कोर्ट ने अलाउ किया था टू बी द कर्ता। सो इफ यू सी 99.9% फैमिलीज में हेड मेल ही होता है, कर्ता होता है। समझ में आया। सो तुम लिखोगे कैसे, द मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ। अब ये डिस्टिंग्विश है इसलिए लिखा है मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, सोल ट्रेडिंग में 1। लेकिन फीचर्स में तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने कर्ता और को पार्टनर्स दिया है। समझ में आया। फीचर्स रहेगा तो तुम क्या बोलोगे कि मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 1, द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता, द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स, ठीक है ना। इसमें भी एक ध्यान से तुमको सुनना है। एचयूएफ के जैसे आई थिंक महाराष्ट्र में देशस्थ और कोकणस्थ ऐसे 2 कैटेगरीज होते हैं। मुस्लिम्स में भी सुन्नी और शिया रहते हैं, क्रिश्चियंस में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट रहते हैं। तो ये जो एचयूएफ का बिजनेस का जो स्टेटस है उसमें 2 भाग है, एक होता है मिताक्षरा, एक होता है दया भागा। मिताक्षरा भारत में सब जगह है, वेस्ट बंगाल और आसाम को। उस वो टाइप का जो फैमिली है एचयूएफ का, उसमें बच्चा जब जन्मता है उसको फैमिली के प्रॉपर्टी में हक मिलता है जन्मने से। He gets the right to family property by birth. दया भागा जो कि वेस्ट बंगाल और आसाम में है, वहां पे उस बच्चे को राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी मिलता है ऑन द डेथ ऑफ द फादर। समझ में आया। ये 2 अलग विचारधाराएं हैं एचयूएफ में, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दया भागा। ये तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं ना। वापिस से हम इधर आते हैं। मेंबरशिप समझ में आया।
डिस्टिंग्विश में रहा तो मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड बोलना, फीचर्स में रहा तो क्या बोलना, हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता, अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स। आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेशन। नाउ जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके लिए बिजनेस की बात कर रहा हूं, उसमें एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, उसमें 31 सेक्शंस है। वो बताता है कि डेथ के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे किया जाए, और भी बहुत सारे चीजें उस एक्ट में दिया हुआ है। सो जो भी एचईएफ का बिजनेस करते हैं सब लोग को जो कायदा लागू होता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एचईएफ के लिए कौन सा कायदा लागू होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कैपिटल। नाउ फीचर्स के तौर पर तुम यदि इसको लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे? फैमिली का कैपिटल कौन लाएगा? फैमिली मेंबर्स, either from their savings or borrowings from friends or relatives or banks। ये कौन बताएगा? ये फीचर्स में तुम लिखोगे। मतलब यदि फीचर्स लिखना है इधर तो तुम बोलोगे फैमिली आउट ऑफ द सेविंग और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बैंक्स बोल सकते हो। लेकिन डिस्टिंग्विश रहा विद सोल ट्रेडर तो तुम बोलोगे एचयूएफ का कैपिटल अकेला आदमी जो सोल ट्रेडर उससे ज्यादा होगा। समझ में कैसे तुमको शब्द का चेंज करना है? डिस्टिंग्विश रहा तो बोलोगे मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडर। फीचर रहा एग्जाम में पूछा तो बोलोगे तुम द कैपिटल ऑफ एचयूएफ is created out of their savings of members of family or out of borrowing from friends, relatives or banks। ऐसे लिखोगे। लीगल स्टेटस। अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक एचयूएफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 4 लोग। ये 4 लोग एक किराना शॉप चलाते हैं, ठीक है। अभी एक किराना शॉप का नाम है एबीसीडी किराना शॉप, ये चारों के चारों मेंबर्स हैं। नाउ एक इंसान नाराज हो जाता है उस किराना शॉप पर और केस कर देता है एबीसीडी शॉप पर। ऑटोमेटिकली एबीसीडी पर केस होता है। मतलब कि कायदा एचईएफ का फैमिली और एचईएफ के फैमिली बिजनेस को अलग नहीं करता। एचईएफ पर केस हुआ, एचईएफ के बिजनेस पर केस हुआ, मतलब ऑटोमेटिकली एचईएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोगों पर केस होता है। क्यों? कायदा अलग नहीं रखता दोनों को। कायदा अलग क्यों नहीं रखता? क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसके तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए कायदा बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा फैमिली एचयूएफ का हम एक ही रखेंगे। सो बिजनेस पर केस हुआ। अब कंपनी पर ऐसा नहीं होता। कंपनी के जो मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स और जो चलाते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी रिलायंस पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी जो कि डायरेक्टर है उन पे केस नहीं होगा, क्योंकि कायदे से कंपनी और डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी और शेयर होल्डर्स अलग है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पर जवाब देंगे, लेकिन मुकेश अंबानी पर केस नहीं होगा, रिलायंस पर केस हुआ, क्योंकि कायदे से दोनों अलग है। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कायदे से दोनों अलग नहीं, एक ही है। नाम अलग होगा, एबीसीडी फर्म और एबीसीडी फैमिली और एबीसीडी 4 इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन चारों पर ऑटोमेटिक केस होता है क्योंकि लीगल स्टेटस अलग नहीं है, दोनों कायदे से सेम है। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है किसी को? नो तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे फॉर्म होता है? ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। तुम ऑटोमेटिक एज हिंदू इसको फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर्टी लगता है जो 4 जनरेशन से आना चाहिए, तो ही वो फैमिली एचयूएफ का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। ठीक है ना? यदि कोई जनरेशन कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस होगा, तुम हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म कर पाओगे बट एचयूएफ का स्टेटस नहीं ले पाओगे। समझ में है कैसे फॉर्म होगा? बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है? एक प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से आनी चाहिए तो ही एचयूएफ का बिजनेस का दर्जा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसका फॉर्मेशन ऑटोमेटिक नहीं है, वॉलंटरी भी नहीं है, तुम खुद से चाहकर भी नहीं कर सकते। वो सिचुएशन वैसा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है एचयूएफ का? नॉट कंपलसरी। कोई जैसे कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, वहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है। यही कारण है कि लीगल स्टेटस अलग नहीं मिलता। एचयूएफ का जो बिजनेस है और एचयूएफ के जो मेंबर्स है कायदे से अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है?
इसके बाद प्रॉफिट और लॉस। अभी एचयूएफ में क्या होता है, 4 मेंबर्स है, हर एक का शेयर कितना होगा 25%, 100 रुपए में 25-25 रुपया 4 लोग को मिलेगा। बट एक का जन्म होता है फैमिली में 5वां आ जाता है, तो शेयर क्या होगा 20 हो जाएगा। अब 4 थे, एक की डेथ होगी तो शेयर क्या हो जाएगा 33.3 बढ़ जाएगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से बदलता रहता है, समझ में आया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब सोल ट्रेडर अकेला एंजॉय करता है प्रॉफिट, लॉस बेयर करता है, यहां पे ऐसा नहीं है। एचयूएफ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से बदलता रहता है, करेक्ट, स्थिर नहीं रहता। डिसीजन मेकिंग नाउ जो करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कर्ता को अनलिमिटेड पावर दिया है, ताकत दिया है। तो he need not take advice from any co-partners or co-partners. Therefore, he can take quick decision immediately on the spot without consulting anyone. अच्छा, पार्टनरशिप में 7 पार्टनर्स है, 8वां लाना है, 7 के साथ जब तक हाँ नहीं बोलते 8वां पार्टनर नहीं आ सकता, क्योंकि 7 को पूछना पड़ता है। इन एचयूएफ ऐसा नहीं है, एचयूएफ में कर्ता ने बाकी, सपोजिटली एचयूएफ का एक फैमिली ऑफ 7 है, कर्ता हेड है, कर्ता ने बाकी 6 को नहीं पूछा तो भी डिसीजन ले सकता है वो, क्योंकि उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने अनलिमिटेड ताकत दिया है। आया समझ में? इसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। एचयूएफ का बिजनेस कभी भी वो लोग क्लोज कर सकते हैं, किराना से प्लास्टिक में आ सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस क्लोज होके भाजी बेचना शुरू किया था कोविड के टाइम में, क्योंकि भाजी, किराना, मेडिकल, मास्क, यही सबसे ज्यादा बिक रहा था, इलेक्ट्रॉनिक के जो लैपटॉप्स, बाकी जिम विम सब क्लासेस सब बंद थे। सो बहुत सारे जो टूरिज्म तो बंद ही था, जिनका टूरिज्म का बिजनेस था उन लोगों ने भाजी बेचना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने। सो यू कैन क्लोज डाउन द लाइन, स्टार्ट अ न्यू लाइन, बी फ्लेक्सिबल, सो दैट इज व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक फैमिली में कितने लोग होंगे 5, 7, 10, 15, 20, ज्यादा तो नहीं होंगे। सो इसलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, कुछ कायदे तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन भले ही एचयूएफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 कंपलसरी नहीं करता, लेकिन एचयूएफ को शॉप एक्ट है ना, पैन नंबर लेना पड़ता है उनको, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते तो आई कोड लगेगा, तो ऐसे अलग अलग चीजें लगेगा। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन रिजिड नहीं है, बट तुम्हारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट बाकी जगह पे तुमको लाइसेंसेस वो सब तो लेना पड़ेगा ना, होटल का है तो लाइसेंसेस वो सब लेना पड़ेगा तुमको। लायबिलिटी, अब जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने कर्ता को अनलिमिटेड ताकत दिया है, जहां अनलिमिटेड ताकत है वहां जवाबदारी भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बिजनेस है, लाख रुपए का घाटा हो जाता है, लाख रुपए देना बाकी है लायबिलिटी का, तो ये लोग क्या करते हैं, संपत्ति बेच देते हैं, 40,000 आता है, अभी भी कितना देना बाकी है 60,000, 4 मेंबर्स है, सबने 10-10 हजार डाला है, तो उनका कैपिटल गया 10-10 हजार, अभी भी शॉर्ट कितना पड़ रहा है 40,000, लाख रुपए देना था, 40,000 का बेचा संपत्ति, 60,000 बचा, 10-10 हजार का 4 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जो कैपिटल गया, अभी भी कितना शॉर्ट पड़ रहा है 20,000, वो कर्ता को लाना पड़ेगा। सो कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी को पर्सनल्स का लायबिलिटी लिमिटेड। कितने तक लिमिटेड है? जो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको कुछ देना नहीं है, ऊपर कम पड़ रहा है तो कर्ता को अपने जेब से लाना पड़ेगा। इसका मतलब वो फैसला मन मर्जी से लेगा और नुकसान हुआ तो भरपाई में शायद कर्ता को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? सो इसका मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 ने अनलिमिटेड ताकत के साथ जवाबदारी भी दिया है कि तू यदि लॉस हो जाता है, लायबिलिटी बड़ा बिल्डअप होता है, तो देने में तेरे को भी ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। सो लायबिलिटी क्या है? कर्ता का अनलिमिटेड, बाकी को पर्सनल्स का लिमिटेड। ऑडिट, नाउ कंपनी का अकाउंट्स कौन मेंटेन करते हैं? कंपनी के अकाउंटेंट्स। चेक कौन करता है? बाहर का ऑडिटर। ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। वो क्या करता है? कंपनी में जाकर कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसका चेकिंग जो ऑडिटर करता है वो कायदे से कंपलसरी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। मतलब अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाएंगे,
बाहर से एक आदमी आके चेक करेगा, जैसे तुम्हारा स्क्वाड आता है ना, स्क्वाड सुना है ना 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में सुना है स्क्वाड, वैसे ही ऑडिटर स्क्वाड एक प्रकार से वो अपॉइंटेड स्क्वाड है कि तू जाकर अकाउंट चेक कर कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ये कंपलसरी है कंपनी और कोऑपरेटिव के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और उसका ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? और कर्ता के पास तो इतना ज्यादा ताकत है कि वो अकाउंट्स बाकी को पार्टनर्स को नहीं दिखाए तो भी चलता है। हाँ, झगड़े की वजह से बंटवारा हुआ तब वो दिखाएगा, अदर देन दैट टाइम उसने अकाउंट्स नहीं दिखाया तो भी बाकी को पार्टनर्स नहीं मांग सकते, क्योंकि कर्ता को ताकत दिया है कि अकाउंट्स नहीं दिखाया तो उसकी मर्जी, पर उसने नहीं दिखाया तो बाकी को पार्टनर्स केस नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरा ताकत देता है कर्ता। नेक्स्ट, टैक्सेस। नाउ सोल ट्रेडिंग का कितने तक माफ था टैक्स? 2,50,000, सेम एचईएफ पे लागू। उसके बाद क्या था? 2,50,000 से 5 लाख कितना था? 5%। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख कितना था? 20%। 10 लाख के ऊपर कितना था? सेम एचईएफ पे टैक्सेस लागू। सो सोल ट्रेडिंग और एचईएफ का टैक्स रेट सेम, करेक्ट। इसके बाद मतलब पार्टनरशिप का 2.5 लाख कमाया होता तो कितना टैक्स लगा होता? फ्लैट 30%, 75,000 लगा होता। एचईएफ को कितना तक माफ है? 2.5 लाख तक माफ है, तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। फर्क है एचईएफ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन। सीक्रेसी। ओके, उसके पहले है कन्फ्लिक्ट। क्या एचईएफ फैमिली में झगड़ा होगा? द आंसर इज यस। उसको क्या बोलेंगे? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट की वजह से बंटवारा हो जाता है। फैमिली ऑफ 3 है, टोटल पार्टीशन, तीनों भाई अलग हो गए। पार्शियल पार्टीशन, 2 भाई अलग है, 1 भाई अलग, 2 भाई साथ में, 1 भाई अलग हुआ, इसको पार्शियल पार्टीशन बोलते हैं। तो फैमिली है तो झगड़े होने के चांस रहते हैं, कन्फ्लिक्ट होता ही है, ठीक है। सीक्रेसी। नाउ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने कर्ता को अलाउड किया है, जो कि हेड ऑफ द एचईएफ है, कि अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद पब्लिक को नहीं दिखाया तो भी चलेगा। तो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन, मतलब फैमिली मेंबर्स भी अकाउंट्स नहीं देख सकते, दिखाना उसकी मर्जी है अकाउंट्स, लेकिन नहीं दिखाया तो बाकी को पर्सनल्स कुछ भी नहीं कर सकते। आया समझ में? और ये अकाउंट्स पब्लिक को जाता नहीं है। इनकम टैक्स में तो सबमिट करना पड़ेगा इनकम है, वो तो गवर्नमेंट को जाता है ऑनलाइन, गवर्नमेंट पब्लिक करेगा नहीं तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड्स। इसका मतलब टोटल बिजनेस सीक्रेसी रहता है। ऑब्जेक्टिव, एचईएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। एचईएफ के 5 लोग हैं, कितना पैसा लाएंगे? लाख, 10 लाख, 50 लाख। कैपिटल विल ऑलवेज बी लिमिटेड, therefore size of business will be limited। तो लिमिटेड साइज, लिमिटेड कैपिटल, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा? लो होगा। वही कंपनी इसका करोड़ों है, रिलायंस का 6 लाख करोड़ का टर्नओवर है साल का, मतलब दिन का करीबन कितना हुआ? सोचो, कैलकुलेट करो, 200 करोड़। 200 करोड़ तो खर्चा कितना होगा? कम से कम 100 करोड़ होगा दिन का। बहुत, वो इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेट करते हैं, समझ में आया? लेकिन यदि ये रहा एचईएफ, तो कैपिटल कितना रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होगा, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड। डिवीजन ऑफ वर्क, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अभी 3-4 मैं जानता हूँ, एक 3-4 भाई मिलकर मैनेज करते हैं एक बड़ा किराना स्टोर। एक खरीदेगा, एक अकाउंट संभालेगा, ठीक है ना, एक सेल करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ये लोग मैनेज करते हैं कि या तो प्रोडक्शन कंपनी है तो एक फैक्ट्री प्रोडक्शन देखेगा, एक अकाउंट्स देखेगा, एक सेल्स देखेगा, एक रिसर्च देखेगा, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग भाई काम का बंटवारा कर लेते हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगेन एक किराना शॉप है एचईएफ का और एक डीमार्ट है, सीधा बात है, पब्लिक किस पर भरोसा ज्यादा करेगा? डीमार्ट पे। एचईएफ का जो किराना शॉप पे भरोसा इतना नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड ही लोग और लिमिटेड कैपिटल है। डीमार्ट तो ब्रांडेड है, कंटिन्यूटी। अभी मैं एक फैमिली को जानता हूं जिनका एक मिठाई का बिजनेस था दही पुल में। दे आर अ बिग फैमिली ऑफ 40 मेंबर्स। एक ही बंगले में वो लोग, द्वारका में वो लोग रहते हैं। आज से 15 साल पहले उनका मिठाई का बहुत बड़ा नाम है। मिठाई बनाते हुए, बुधा हलवाई नहीं है, इट इज आई थिंक महावीर डेयरी है। वन ऑफ, इनफैक्ट ही इज माय फ्रेंड ओनली, कास्टलीवाल फैमिली, बहुत क्लोज निट फैमिली है। बट वन फैमिली, अब मिठाई में कुछ न कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं कभी एक्सीडेंट्स हो जाए। There was one family member who passed away
ड्यू टू द एक्सीडेंट, बनाते हुए कुछ तो हुआ था, तेल गिर गया था ऐसे, बट बाकी लोगों ने संभाल लिया, बिजनेस अभी तक उनका चल रहा है, बंद नहीं किया उन लोगों ने। सो बोलने का तात्पर्य कि अभी तो टेक्नोलॉजी अच्छा आ गया है तो एक्सीडेंट्स के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो बोलते ना कंटिन्यूटी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सबसे असर नहीं होता। पूरा एचयूएफ इंसॉल्वेंट हो गया तो बंद हो जाएगा, लेकिन एक खात के इंसॉल्वेंसी या पागलपने से बंद नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है ना, 3 में से 1 भाई नहीं आ पा रहा है, वो में गया, बाकी 2 संभालेंगे, करेक्ट। सो स्टेबिलिटी काफी रहता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? तुम अकेले आदमी हो, किराना शॉप, दिन में 1000 रुपए कमाया, 1000 रुपए तुम्हारा। एक फैमिली ऑफ 4 है, तुम अकेले ने दिन भर संभाला, बट 4 लोग के साथ बांटना पड़ेगा, तो कितना होगा पर हेड? 250 रुपया, कम हो जाएगा ना। सो डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहेगा कि तुमको बांटना पड़ेगा, तो काम का मोटिवेशन कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वापस स्टैंडर्ड एग्जांपल कि एक किराना शॉप है, वो एक साथ सपोजिटली, तुमको पता है क्रेट्स आते हैं थम्स अप के, आई थिंक थम्स अप के 24 के क्रेट्स आते हैं, तो कितना खरीदेगा एक किराना शॉप वाला? एक। लेकिन वही इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ होटल, इधर जो कौन सा कृष्णा है, कौन सा होटल है जहाँ पे हमेशा गर्दी रहती है? श्री कृष्णा। ये साइड रेट्स कम रखे हैं, बिजू दाबेली, यहाँ पे ये लोग को एक क्रेट, वो किराना शॉप का तो 1 हफ्ता चलेगा, बिजू दाबेली का तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। सो बोलने का तात्पर्य है, यदि तुमने एक साथ एक क्रेट का जिसमें 24 आते हैं, 20 रुपए का, लेटेस्ट प्रेज्यूम दैट कोक आता है, वो लोग बेचेंगे से 17 रुपए, ठीक है। 24 इंटू 17 कितना होगा? 240 और 360, अराउंड 404 रुपीज, मतलब 70 रुपए पर बॉटल दिया। लेकिन वही एक बड़ा होटल 1 क्रेट नहीं 10 क्रेट बोलता है, तो उसको थम्स अप 20 रुपए का बॉटल कितने में देगा? 15 में देगा। इजीली इनको अच्छे दाम में मिलता है। क्यों? क्योंकि बल्क में खरीदा है, बल्क में खरीद के पर बॉटल कॉस्ट कम हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सोल ट्रेडर और एचयूएफ को नहीं मिलता, बिजनेस छोटा, इधर नहीं मिलेगा, वो बड़े कंपनीज को मिलेगा जो बल्क में ऑर्डर करते हैं। रिस्क हाई है क्या लो है? क्यों लो है? कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लिमिटेड लॉस होगा। सो रिस्क कम है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, बेस्ट एग्जांपल, जो मिठाई की दुकान है, किराना शॉप है, ये लोग तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहते हैं, इनको अपने कस्टमर्स का लाइक्स डिसलाइक्स पता रहता है। दे विल गिव होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब देंगे फैसिलिटीज, तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहता है। वही कंपनी में लाखों कस्टमर्स है, एयरटेल जियो के, लाखों तो नहीं करोड़ों बोलना चाहिए, ठीक है ना, तो पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तुम नोट करो, ये जो फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, क्लोज नेट फैमिली 20, 30, 40, ये लोग को पता है कि इट्स अ बिग फैमिली, तो मैंने नोट किया है खास करके एचयूएफ फैमिली में जो वैल्यूज और जो बिहेवियर सिखाया जाता है, बड़ों के पैर पड़ना, ये सब इनको फॉलो करना ही होता है, एक प्रकार का वैल्यूज, एक सेपरेट बोलते ना न्यूक्लियस फैमिली, ठीक है। साथ में जो रहते हैं और जो अलग रहते हैं, दोनों में बच्चों का परवरिश में फर्क पड़ता है। साथ में रहते हैं ना तो बच्चे लोग एक प्रकार का आदत हो जाती है लोगों में, थोड़े आउटगोइंग हो जाते हैं, ठीक है ना, जो बोलते हैं ना जो पब्लिक में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ऐसे बच्चे ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, क्योंकि लगातार 15-20 लोग के साथ ही रहना है, तो एक्सट्रोवर्ट ही हो जाते हैं ऐसे टाइप के बच्चे, और सोसाइटी में उनको कठिनाई नहीं होती, ज्यादातर देखा इजीली, क्योंकि दे आर ऑलवेज विद पीपल, तो तुम इंट्रोवर्ट रह ही नहीं सकते। छोटा फैमिली में इंट्रोवर्ट का स्कोप हो सकता है, तो इधर एक्सट्रोवर्ट इजीली हो जाता है। वोटिंग राइट्स किसी को नहीं है अदर देन करता, बाकी को पर्सनल्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट का एग्जांपल, अ हिंदू फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स डूइंग बिजनेस टुगेदर। मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि हम ये 30 पॉइंट्स 30 सेकंड्स में लर्न करेंगे, सो लेट अस रिवाइज दिस अगेन। कैन वी स्टार्ट?
नाउ एक 3 इडियट्स का मैंने तुमने मूवी देखा है सबने, मैंने उसका उस पे एक स्टोरी बनाया है। चलो कैन वी स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहला सीन क्या रहता है, प्लेन आता है, उसमें लोग रहते हैं, क्या होगा, मेंबरशिप, मेंबरशिप, ठीक है। उसमें ये प्लेन में क्या रहते हैं, बहुत सारे मेंबरशिप। फरहान कुरैशी क्या करता है, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड करवाता है, कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद टेरेस में आओ, टेरेस में क्या सीन है, ठीक है।